हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बना दिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख लेना। और जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट से मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये वीडियो क्लास 12 NIOS के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान तथा राजनीति में अंतर। हमें इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। राजनीति विज्ञान तथा राजनीति प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझना जरूरी है। कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान तथा सरकार की कला कहा है, जबकि यह राजनीति विज्ञान की वह व्याख्या का केवल एक हिस्सा है। आजकल राजनीति शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने वाले तंत्र के रूप में होने लगा है। किसी भी समय में और आज भी शक्ति पाने तथा उसे बनाए रखने की तकनीकों को राजनीति कहा जाता है। तो जो कुछ विद्वानों हैं वो राजनीति को राजनीति की कला समझते हैं, सरकार की कला समझते हैं, और राजनीति को अनेक रूपों में हर विद्वान अपने अपने तरह से परिभाषित करते हैं। अनेकों राजनीति विज्ञानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत राज्य की सिद्धांत, संप्रभुता, शक्ति की अवधारणा, सरकारों का स्वरूप तथा कार्य प्रणाली, कानूनों के निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया, चुनाव, राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, पुलिस की कार्य प्रणाली तथा राज्य एवं सरकार की कल्याणकारी गतिविधियां भी समाहित होती है। राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझने की जरूरत है। कई बार राजनीति का अर्थ प्रायोगिक राजनीति से लगाया जाता है। राजनीति का प्रयोग राजनीति के अध्ययन से भिन्न है। व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का गठन, सरकार की कार्य प्रणाली, प्रशासन, कानून एवं विधायी कार्य आते हैं। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक अवस्था तथा मानव अधिकारों की रक्षा आदि होते हैं, जहां राजनीति विज्ञान की एक विषय के रूप में जानकारी अध्ययन से प्राप्त होती है। वहीं व्यवहारवादी राजनीतिक का कौशल राजनीतिक करके चालाकी या धूर्तता से अथवा जातिवाद, धार्मिक निष्ठाओं और धार्मिक भावनाओं के शोषण करने से होता है। उदारवादी राजनीति को प्रायः आम आदमी की सोच में गंदा खेल और भ्रष्ट प्रक्रिया कहा जाता है, परंतु हम जानते हैं कि शायद ही ऐसे मानव समूह अथवा समाज में हो जो राजनीति से बचे हुए हैं। शायद ही ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीति के खेलों की उलझनों या प्रभावों को ना जानते हो। व्यवहारवादी राजनीति के कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। आज के कल्याणकारी युग में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे अस्पृश्यता निवारण, भूमि बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, मानव श्रम के विक्रय पर प्रतिबंध, बेकार रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम, अन्य पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण आदि। राजनीति समाज तथा संस्थाओं में होने वाले वास्तविकता घटनाओं की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसे राजनीतिक विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करता है। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक में अंतर क्या है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट होता है। तो चलिए फिर इसको जान लेते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि राजनीति होता क्या है, राजनीति विज्ञान क्या होता है। राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है जो देश की सरकार की रचना राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है जो देश की सरकार की रचना और कार्य से संबंधित रखता है। तो राजनीति क्या है फिर ये जानते हैं। राजनीति वह है जो सत्ता या अधिकार प्राप्त करने और उपयोग करने के उद्देश्य से देश की शासकीय गतिविधियों से संबंधित है। और दोनों के बीच में अंतर क्या है, राजनीति विज्ञान और राजनीति। राजनीति विज्ञान को पहले हम समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान ज्ञान की शाखा को संदर्भित करता है जो राज्य और शक्ति के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। यह सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। इसमें अनुभवजन्य तथा तथ्य और प्रमाणिक बिंदु दोनों आते हैं। और राजनीति क्या होता है, राजनीति का तात्पर्य राज्य और सत्ता से जुड़ी गतिविधियों से होता है। यह एक सामाजिक गतिविधि है। नागरिक की समस्याओं को राजनीतिक रूप से बातचीत करके उसका उदाहरण निकालना ही राजनीति होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको। हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्य प्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
राज्य की भूमिका। राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ मैकियावेली 1469 to 1527 ने किया गया था। उस समय से हर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है। तो पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने किया था। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला जनता, दूसरा भूभाग जहां जनता निवास करती है, तीसरा सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है, चौथा संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्णय तथा मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य का आधार तथा भूमिका के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारधारा ने, जिसके बारे में अब चौथे पाठ में पढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया तथा 18वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हुई। इन क्रांतियों ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे पूंजीवाद कहा गया। उदारवादी विचारधारा क्या थी? उदारवादी विचारधारा एक विचारधारा थी जिन्होंने 16वीं शताब्दी में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया था और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया और फिर इसका नाम चेंज करके इसे पूंजीवाद के नाम से जाना गया। वस्तुएं सेवाओं की खरीदने तथा बेचने वाले स्थान को बाजार कहते हैं। यहाँ मांग और पूर्ति के आधार पर चलाया जाता है। अनेक लोगों का मानना है कि अगर राज्य का हस्तक्षेप ना हो तो ये एक स्वनियामक एवं सुधार वाला स्थान है और प्रतिस्पर्धा इसका मुख्य बिंदु है। पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के के 2 पहलू माने गए थे। ऐसे सामाजिक समूहों के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी और सौदागर आते हैं और फिर उद्योगपति आते हैं जिन्हें बुजुर्गा वर्ग कहा गया, जो इस व्यवस्था के मुख्य लाभभोगी हैं। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का मुख्य आधार है। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, परंतु जो आवश्यक भी है ताकि व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया जा सके। ऐसा उदारवादियों का मानना था कि जो राज्य जो सरकार होती है वह एक बुराई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई भी है, क्योंकि जो राज्य की जो सरकार होती है वही व्यक्तियों को आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से बचाए रखती है। इस मत के अनुसार एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती हो। दूसरे शब्दों में राज्य को एक पुलिस राज्य होना चाहिए, परंतु सीमित होना चाहिए। ऐसा उदारवादियों का मानना था कि जो अच्छी सरकार होती है वह कम से कम शासन करती है और जो उनके जो कार्य होते हैं उनके कार्य सीमित होने चाहिए। यह एक दूसरे अर्थ में भी सीमित होना चाहिए, जैसे कि 17वीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेज उदारवादी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। 17वीं शताब्दी में जो मशहूर अंग्रेज उदारवादी थे उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति होते हैं राज्य को सिर्फ अपने राज्य के लोगों की व्यक्ति के प्राकृतिक आधार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उनका काम सिर्फ यहीं तक सीमित होना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति ने इन्हें प्राप्त कर लिया था, क्योंकि राज्य ने इन अधिकारों को नहीं दिया, इसलिए तो राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। व्यक्तियों के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उनको जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं। भले ही इनकी उत्पत्ति राज्यों ने की थी, लेकिन इस अधिकार का हक हर व्यक्ति को उनके जन्म के साथ से ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसके बारे में आप चौथे पाठ में पढ़ेंगे, का मानना है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था है। इस दृष्टिकोण वाले लोग का मानना है कि सदियों से राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार जिसमें गरीबों का शोषण किया जाता है। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण थे ये जनता के सपोर्ट में थी। इनका यह मानना था कि सदियों से ऐसा होता है कि जो धनी लोग हैं वह गरीब लोगों का शोषण करते हैं। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना था कि ट्रस्टीशिप की व्यवस्था द्वारा लोगों के अस्तित्व को बचाए रखना है। इसके द्वारा निर्धनतम पुरुष तथा स्त्रियों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए
1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जो अपने नागरिकों के कल्याण, विशेषकर गरीब, बेरोजगार तथा बूढ़े लोगों के हित का अधिक ध्यान रखता है। अब यह प्रायः माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य आम लोगों के कल्याणकारों को बढ़ावा देता है, इसलिए राज्य का कार्य कई गुना बढ़ गया है। 1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ था, जिन्होंने नागरिकों के कल्याणकारी, विशेषकर गरीब, बेरोजगार, बूढ़े लोगों का ध्यान रखा। राज्य के जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके पास जनता की शक्ति एक ट्रस्ट के रूप में जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसे जनता को शक्तिहीन विषय नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें शासन में सहशासक समझना चाहिए। शक्ति का तात्पर्य। शक्ति क्या होती है, अब हम जानेंगे। एक शक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार व्यवहार को प्रभावित करता है। शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है अपने कार्य से। मैं आपके ऊपर आधिपत्य रखता हूँ यदि मैं आपसे वह कार्य कराने में सफल हूँ जो आप अपने आप नहीं करते। परंतु शक्ति का प्रयोग हमेशा खुलेआम नहीं होता, इसका प्रयोग गुप्त रूप से भी किया जाता है, जैसे कि कार्यक्रम पर नियंत्रण। यद्यपि शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग तब माना जाएगा जब मैं आपको मनवा सकूं कि आपके लिए क्या अच्छा तथा क्या बुरा है। इस तरह से मेरा आप पर पूर्ण आधिपत्य है। ऐसे प्रभुत्व को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। शक्ति का तात्पर्य यह है कि अगर मैं आपसे कोई वह काम करवा सकूं जो मैं खुद नहीं करता बट मैं आपसे करवा सकूं, तो ऐसा कब हो सकता है? जैसे कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह गरीब लोगों को, किसी भी व्यक्ति को पैसे दे करके, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति के पास उनकी पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं उनके पास। सरकार की शक्ति। सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हर सरकार के विविध पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं, जिनके पास अपने क्षेत्र संबंधित विभाग तथा उसमें संबंधित शक्तियां होती हैं। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विशाल सरकारी प्रशासन की भी व्यवस्था होती है। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा हमारे जीवन पर नियंत्रण करते हैं। सरकार की शक्तियां क्या होती है? सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता पर कैसे करते हैं? वो विभिन्न कानून बनाते हैं, लेकिन कानूनों को लागू करने के लिए उनके पास नौकरशाही, सरकारी प्रशासन, ये सब होनी चाहिए। तो उनके द्वारा वो जो सरकार जो कानून बनाते हैं वो उनके द्वारा हम पर वो कानून लागू करते हैं, और उनकी शक्तियों को हमें मानना भी पड़ता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उच्चरीय सामाजिक जीवन से संबंधित है। लोगों जैसे सरकार, प्रशासन अथवा चुनावों आदि में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि इस छोटे स्तर पर परिवार जैसी इकाइयों में भी देखा जा सकता है। नारीवादी आंदोलनकारियों का मानना है कि पुरुष व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के ऊपर शक्ति अथवा प्रभुत्व का प्रयोग करता है, अतः यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्तिगत भी राजनीतिक का है। शक्ति का प्रयोग सिर्फ उच्च स्तर पर नहीं होता, यहाँ आम जीवन में भी देखा जा सकता है। जैसे कि नारीवादी आंदोलनकारियों का यह मानना था कि जो उनके पुरुष होते हैं वह उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वेद तथा अवैध शक्ति में भी विभिन्नता को देखा गया है। कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसे न्याय संगत तथा उचित कहा जाता है, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। एक डकैत की शक्ति जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया वास्तविक है, क्योंकि अगर मैं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाऊंगा तो वह मुझे मार सकता है। ऐसी शक्ति को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अगर कोई डकैत है, उन्होंने किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लिया, तो वहां पर उसकी शक्ति सही नहीं है, शक्ति को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत सरकार, प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों या न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों को उचित तथा न्याय संगत माना जाता है। जहां पर सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है वहां पर उनकी शक्तियां न्याय होती है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता पर ऐसे ही नहीं करती। यहाँ पर वह जनता के बारे में पहले सोचती है, उनके बाद ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। डकैत की शक्ति अवैध है, जबकि सरकार की शक्ति वैध है। संवैधानिक सत्ताधारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों को सत्ता कहते हैं। सत्ता में शक्ति तथा वैधता दोनों निहित होती है, इसलिए सत्ता शक्ति का वह रूप है जो न्याय संगत तथा उचित शक्तियों के साथ साथ वैध भी है।
सत्ता में शक्ति तथा वैधता दोनों जरूरी है, इसलिए सत्ता शक्ति का वह रूप है। तो यहाँ पर जो राज्य की जो सरकार है उनकी शक्तियों को वेद कहा गया है, क्योंकि वह शक्तियों का प्रयोग करते करते जनता के भलाई के बारे में ही सोचती है। तो यहाँ पर उनकी शक्तियों को वेद बताया गया है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है 1.3.2 नागरिक और सरकार। तो चलिए फिर पहले इसको रीड कर लेते हैं। सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अपने 3 अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के माध्यमों से सरकार नियमों एवं कानूनों के निर्माण, विवादों के निपटारे तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। यह देश की एकता एवं अखंडता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। जो सरकार होती है वह अपने 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के माध्यम से शक्ति एवं कानून बनाती है और उनको लागू करती है और देश में शांति बनाए रखती है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों और समाज के कल्याण एवं विकास के लिए अनेकों अन्य कार्य करती है। ऐसी प्रवृत्ति विकासशील देश में भी अधिक पाई जाती है, जैसे कि भारत में नागरिक एवं सरकार के बीच संबंध पारस्परिक है। नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। राज्य नागरिकों के अधिकारों की मान्यता देता है और इसके बदले में नागरिकों के कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। जहां तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, ये 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। नागरिक राजनीतिक एवं सामाजिक नागरिक होते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए होते हैं। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानूनों के सामने समानता का अधिकार, द्वारा समान सुरक्षा आदि शामिल है। तो कुछ शक्तियां होती है जो नागरिकों को भी मिलती है, जैसे कि नागरिकों की शक्तियां, जैसे कि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के आगे पेश करने का अधिकार, समझौता का अधिकार। ये सब शक्तियां नागरिकों के पास उनके मौलिक अधिकारों के रूप में दी जाती है। राजनीतिक अधिकारों का अभिप्राय मत देने के अधिकार एवं चुनाव लड़ने के अधिकार से है। सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आर्थिक कल्याण, सुरक्षा तथा समाज में उपस्थित सम्मान की जिंदगी जीना आता है। नागरिकों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सरकार को कर दें। प्रत्येक नागरिक को विधि एवं नियम का पालन करके सरकार का सहयोग करना चाहिए तथा प्रतिक्षण में मदद करनी चाहिए, ताकि असाध्य बीमारियों को रोका जा सके। जनसंख्या विकास को रोकने के लिए छोटा परिवार की परंपरा अपनानी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्रों के दुश्मनों को पकड़वाने तथा सजा दिलवाने में मदद करनी चाहिए। अलग अलग जाति, धर्म एवं भाषा के क्षेत्र में नागरिकों को अपनी अपनी समस्याओं को समझौता द्वारा समाधान करना चाहिए, हिंसा द्वारा नहीं। ऐसा होने पर सरकार अपने संसाधनों एवं ऊर्जा को बचाकर सकारात्मक कार्यों में लगा सकेगी। तो जो नागरिक होते हैं उनका भी कुछ कार्य होता है। उनका कार्य ये होता है कि वो सरकार को कर दे, ताकि अगर वो सरकार को कर देंगे तो सरकार उनके लिए ही सहयोग करेगी। उनके जीवन की भलाई के लिए ही बहुत सारे बीमा योजना होते हैं जो जनता के लिए सरकार लागू करती है, और भी सरकार उनके हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह सब कुछ बनवाती है। अगर जनता कर देगी तो ये सब सरकार को करने में काफ़ी आसानी होगी। और जनता को ये पता होना चाहिए कि वह अपना परिवार कम से कम रखे, ताकि उनका परिवार सुखी और खुशी रहे। तो चलिए फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन समय में राजनीतिक चिंतकों का एक दल मानता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ किसी प्रकार की बाधा न होना। इसे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ कहा गया है। इस नकारात्मक चिंतनों वाले लोगों का मानना है कि व्यक्ति का कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक थे, का मानना था कि बाधा एक बुराई है। तो स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता।
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक चिंतकों का एक दल मानता था कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी प्रकार की बाधा ना होना। इसे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ कहा गया है, क्योंकि अगर इसे सकारात्मक नकारात्मक अर्थ इसलिए कहा गया है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं वह अपने आप को आगे करने के लिए कुछ गलत काम कर जाते हैं, तो इसलिए स्वतंत्रता में बाधा होना भी बहुत जरूरी है। मिल राज्य एवं समाज की तरफ से आने वाली बाधाओं से विशेष मनुष्य समाज एक साथ रहता है, इसलिए बाधाओं का बिल्कुल नहीं होना असंभव है तथा रेखा जनहित में भी नहीं है। सकारात्मक चिंतक दल का मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्रता होनी चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। जो सकारात्मक चिंतक थे उनका यह मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी हानि ना हो। व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की एक कानूनी सीमा रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ स्वतंत्रता कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी होती है। इस धारणा का और आगे अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने आप में मालिक है। इस धारणा का हैरोल्ड जे लास्की ने समर्थन किया है। स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो वह अपना विकास कैसे कर सकता है। स्वतंत्रता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कानून द्वारा सीमित करना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोगों की स्वतंत्रता का लाभ मिल सके। स्वतंत्रता की सुरक्षा। संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता का एक प्रमुख रक्षक माना गया है। इसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से बचाया जाता है। ये कहना उचित है कि निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की प्रहरी है। इसके बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन है। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी स्वतंत्रता का मुख्य रूप से सुरक्षा है। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि शक्ति केंद्रीकरण ने निरंकुशता को जन्म दिया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन भी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रमुख साधन है। कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका सबके पास अपनी अलग अलग शक्तियां हैं, तो इनकी स्वतंत्रता भी अलग अलग हुई। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि शक्ति पर नियंत्रित शक्ति द्वारा ही होना चाहिए। इनका यह मानना था कि शक्ति पर हम नियंत्रित किसी की शक्ति द्वारा ही कर सकते हैं। कानून के नियम तथा कानून की दृष्टि में समानता भी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। कानूनों के नियम का पालन करना और उनकी समानता करना भी स्वतंत्रता की रक्षा ही होती है। इन नियमों से जाति, वर्ग, धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होते हैं। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा होती है। स्वतंत्रता की रक्षा करने से धार्मिक, रंग, रूप में भेदभाव ये सब खत्म होते हैं। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता की रक्षा भी होती है। कुछ व्यक्तियों के विशेष अधिकारों के दुरुपयोग से बहुसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता की हानि होती है। इसके अतिरिक्त सुसंगठित दलीय व्यवस्था, जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था से स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सभी सुरक्षा साधन बेअसर हो जाएंगे यदि नागरिक स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे। जो सभी अवसर नागरिकों को प्राप्त होते हैं, अगर वह उनके लिए जागरूक नहीं होंगे तो उनकी सारी स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी। उनकी स्वतंत्रता को फायदा नहीं होगा अगर वो अपने आप को ही विकास नहीं करेंगे अपने आप का ही। इसलिए लोगों का हमेशा चौकसा एवं चौकन्ना रहना चाहिए ताकि कोई भी उनकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण ना कर सके। निरंतर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य अधिकार है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता का कोई भी व्यक्ति हनन ना कर सके। उन्हें पता हो कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, वे अपने अधिकार का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो हमने फिर जान ही लिया है कि स्वतंत्रता क्या होती है, शक्तियाँ क्या होती है, उसकी सुरक्षा क्या होती है। तो चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।